वेलकम बैक टू रीड एफआईटीयू सिनॉप्सिस आईएएस। माय नेम इज कृष्णा। जीएस 4 यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक है एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन। सिलेबस को जब लिखा गया तो उस टाइम पे जिसने भी सिलेबस बनाया कुछ फूक के बनाया था। टॉलरेंस को पहले रखना था, एम्पैथी और कंपैशन को बाद में रखना था। ये दोनों बेसिकली रिलेटेड कीवर्ड्स हैं एंड टॉलरेंस एक अलग चीज़ है। टॉलरेंस जरूरी नहीं कि वीकर सेक्शन के लिए हो, टॉलरेंस किसी के लिए भी आपको शो करनी होती है। टॉलरेंस का मतलब बेसिकली एक्सेप्टेंस ऑफ दोज हु डिफर्स फ्रॉम यू, जिनकी लाइफ स्टाइल आपसे अलग है, उनके लिए आप कितनी एक्सेप्टेंस रखते हो। सबसे पहले एज यूजुअल एज रिचुअल क्वेश्चंस देखेंगे हम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहले तो ये टर्म्स के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे हैं कि आप इन टर्म्स से क्या समझते हो, तो आपको हमेशा इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, राइट। यहाँ भी पूछा हुआ है, यहाँ भी पूछा हुआ है रिलेवेंस ऑफ फॉलोइंग टर्म्स, देन बेसिक प्रिंसिपल्स 3 बता दो, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं। देन जो डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं अगर हम देखें तो एम्पैथी और कंपैशन से तो डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं है। टॉलरेंस से एक क्वेश्चन 2018 में पूछा है। महात्मा गांधी की एक कोटेशन उठाई है। उन्होंने कहा कि करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के 2 शत्रु हैं, फर्स्ट इज एंगर, सेकंड इज इंटॉलरेंस। तो यहाँ पर आप इंटॉलरेंस की बात करोगे। गांधी जी ने एक कोटेशन कही थी, इवन इफ यू आर अ माइनॉरिटी ऑफ वन, ट्रूथ इज ट्रूथ। तो इंटॉलरेंस को वहां तक महात्मा गांधी लेकर गए थे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको कोर्स स्ट्रक्चर बता दूं। दिस इज अबाउट कोर्स, दिस इज पार्ट ऑफ सिनॉप्सिस स्पेशल कोर्सेज। GS4 थ्योरी, केस स्टडीज एंड अप्लाइड एथिक्स, तीनों चीजें हैं। देन GS क्लासरूम का ये पार्ट है 2021, 22 एंड 23। टॉलरेंस को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एटीट्यूड वाला लेक्चर याद करें। जब हमने एटीट्यूड के लेक्चर्स पढ़े थे वहां एक टॉपिक था रिलेशन ऑफ एटीट्यूड विद थॉट एंड बिहेवियर। एटीट्यूड आपका बिहेवियर से किस तरह से रिलेटेड है। एटीट्यूड इंटरनल है, बिहेवियर एक्सटर्नल है। वहां हमने पूरा टेबल बना के डिफरेंस पढ़ा था। एटीट्यूड आप किसी के बारे में क्या सोचते हैं, कैसी राय रखते हैं। बिहेवियर बेसिकली कैसा बिहेव करते हैं। तो टॉलरेंस एक ऐसा एटीट्यूड है जो आपको बिहेवियर में कन्वर्ट कराता है, बिहेवियर ऑफ लिबरलिज्म एंड एक्सेप्टेंस, राइट। तो टॉलरेंस जो है एटीट्यूड को बिहेवियर में कन्वर्ट करता है, किसके साथ में, एक्सेप्टेंस के साथ में। आप इस तरह से एग्जाम में बना सकते हो ये फिगर। तो इसको हम कहते हैं टॉलरेंस। किन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो आपसे अलग हैं, जिनकी बिलीफ, वैल्यूज, लाइफस्टाइल, ओपिनियन, प्रैक्टिसेस, रेस, रिलीजन, ये सब चीजें आपसे अलग हैं, उनके लिए आप एक परमिसिबल एटीट्यूड रखते हो, लिबरलिज्म उनके लिए शो करते हो और बिहेवियर ऑफ एक्सेप्टेंस रखते हो। तो दिस इज अ वैल्यू, वर्च्यू ऑफ हैविंग फेयर, ऑब्जेक्टिव एंड परमिसिबल एटीट्यूड। फेयर रखना है, ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड रखना है, कोई गलत चीज नहीं है। अगर कोई बंदा आपके रिलीजन से डिफरेंट है, ठीक है, इंडिया में आपने देखा होगा 2 मेजर रिलीजन के बीच में हमेशा इंटॉलरेंस देखी जाती है एक दूसरे के लिए। तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा, अगर आप एक रिलीजन से बिलोंग करते हो तो उसके लिए आपके जो ऑब्जेक्टिव वैल्यूज हैं वही सेम वैल्यूज दूसरे रिलीजन पर एप्लीकेबल होनी चाहिए, तब आप टॉलरेंट हो पाओगे, ठीक है। परमिसिबल एटीट्यूड आपको देखना पड़ेगा कि इंडिया में जो लोग रह रहे हैं, हर तरह के रिलीजन के लोग रह रहे हैं, आपको दूसरों को अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में परमिसिव एटीट्यूड के साथ में एंटर कराना पड़ेगा, राइट। दुनिया में ज्यादातर रिलीजन के साथ में रेस के टर्म्स में भी देखा जाता है, इंडिया में देखा जाता है लेकिन कम है, बट वर्ल्ड वाइड रेस के टर्म्स में ज्यादा होता है। तो टॉलरेंस के साथ एक और चीज है, इंटॉलरेंस जब भी बात आती है ना, टॉलरेंस के साथ इंटॉलरेंस जुड़ा हुआ है। आपने अगर न्यूज में पढ़ा हो तो काउ से रिलेटेड हो या फिर रिलीजन से रिलेटेड हो, टेम्पल और मॉस्क से रिलेटेड हो, वहां टर्म टॉलरेंस के बदले इंटॉलरेंस ज्यादा आती है, ठीक है। तो इंटॉलरेंस ठीक है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से डिसएग्री नहीं हो सकते या फिर आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं है। आर्टिकल 19(1)(a) तो आपका इंटैक्ट है, राइट टू डिसएग्री आपके पास हमेशा है। टॉलरेंस बस इतना कहता है कि डिसएग्री हो लेकिन रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टेबल मैनर में। जैसे आपने डिबेट देखी होगी, एक होती है राज्यसभा, टीवी पर डिबेट होती है बिग पिक्चर या किसी और में, दूसरी आपको पता है कहां कहां पे हो सकती है, बाकी सारे चैनल एक तरफ है, ठीक है। तो आप दूसरे से अलग डेफिनेटली हो सकते हो। नो 2 पर्सन, कोई भी 2 लोग सेम नहीं है, हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, ठीक है। बट आप दूसरे के साथ रेस्पेक्टफुल मैनर में आप एग्री हो गए। ये नहीं कि आप बैठ के गालियां दे रहे हो, हेट्रेड फैला रहे हो, प्रोएक्टिव वर्ड्स लेके आ रहे हो कि दूसरे बंदे को जबरदस्ती आप उकसा रहे हो,
ठीक है। साथ में इसका मीन ये भी नहीं होता कि आप रॉन्ग को, सोशल इंजस्टिस और क्राइम्स को भी टॉलरेट करो। आपके सामने कोई चीज़ गलत हो रही हो तो आप ठीक है कि जाने दो भाड़ में, ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। इस चीज़ को हम थोड़ा सा कंपैशन फेड जब हम पढ़ेंगे तब आगे देखेंगे डिटेल में कि बंदा दूसरों के लिए दया, करुणा, कंपैशन, इम्पैथी, सिंपैथी सब शो करता है, लेकिन जब उसके बाद नंबर ऑफ पीपल विद सेम थिंग्स आने लगते हैं तो फिर कहते हैं ठीक है ये तो रोज की बात है, चलो। तो ऐसा नहीं है, आपको हमेशा एक्ट करना जब भी गलत हो रहे हो, इनजस्टिस हो रहा हो या फिर क्राइम्स कहीं हो रहे हो, ठीक है। नॉट ऑल टॉलरेंसेज आर अ वर्च्यू, नॉट ऑल इनटॉलरेंसेज आर नेसेसरीली अ वॉइस, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखनी है, जो चीज़ सही है वही सही है, उसी के लिए आप टॉलरेंट होगे, गलत चीज़ के लिए आप टॉलरेंट नहीं होगे। तो आपने देखा होगा कि आज के टाइम में दुनिया में ये हेट्रेड और क्राइम बढ़ रहा है, तो सिविल सर्वेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट वर्च्यू हो जाती है। इंडिया तो स्पेशली एक मल्टीकल्चरल कंट्री है। प्रीरिक्विसाइट टॉलरेंस के लिए क्या है, दो चीज़ें हैं। एक तो मोरल वैल्यूज़, मोरल प्रिंसिपल्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, और मोरल प्रिंसिपल्स के साथ फाउंडेशनल वैल्यूज़ भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। वैल्यूज़ हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं, तो जो भी वैल्यूज़ हैं आपने पढ़ी हैं पूरे एथिक्स में, यहाँ पर आप छाप देना एग्जाम में आए तो। साथ में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जरूर होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई गोरा है, कोई काला है, वहाँ पर आप नेचुरल जस्टिस, नेचर ने सबको बनाया, किसी ने सोच के थोड़ी बनाया कि आज इसको तेरे मतलब खुदा ने क्या हुजूर बनाया होगा, राइट। इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी है, अलग नहीं है लोग, तो आपको नेचुरल जस्टिस आपको दिखाना है, तभी टॉलरेंस फॉलो होगा। इंटेग्रिटी भी एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है। आप अपनी इंटेग्रिटी, स्पेशली इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी, कि आपका दिमाग क्या कहता है उसको खो नहीं सकते हो। तो दीज आर द बेसिक प्रीरिक्विजिट फॉर टॉलरेंस। आप यहाँ पर और जो चाहे आपके मन में आप ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी। सिग्निफिकेंस की बात करें, सबसे बड़ा टॉलरेंस का सिग्निफिकेंस होता है डेमोक्रेसी। दुनिया भर में आप देख रहे हो विद टाइम डेमोक्रेसी फैलती जा रही है, राइट। तो टॉलरेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है? रूल ऑफ पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ठीक। तो यहां पर अगर किसी एक ग्रुप की आवाज को आपने दबा दिया तो डेमोक्रेसी इटसेल्फ ही आपकी खत्म हो गई। इसीलिए अक्सर ये कहा जाता है वेयर देयर इज नो टॉलरेंस देयर इज नो डेमोक्रेसी। अगर टॉलरेंस नहीं है आपकी सोसाइटी में, अगर 90% लोगों ने किसी एक पार्टी को वोट दिया, ए और बी, हालांकि होता नहीं है, इनकी सरकार बन गई, तो 10% लोगों ने बी, सी, डी इनको भी वोट दिया होगा, तो इनकी वॉइस आप दबा नहीं सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर जो माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन आता है, या एंग्लो इंडियन को जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया, वो कहीं ना कहीं टॉलरेंस शो करने के लिए दिया गया कि जो खुद से ही इलेक्शन नहीं जीत के आ सकते थे उनको हम खुद से ही पार्लियामेंट में बुला लेंगे या स्टेट लेजिस्लेचर में बुला लेंगे। और ये रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करने के लिए भी जरूरी है। और एब्सोल्यूटिज्म, मेजोरिटेरियनिज्म एंड माइनॉरिटी कल्चर, इन दोनों के बीच जो इश्यूज हैं उसको लेकर यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। तो एब्सोल्यूटिज्म, किसी एक रिलीजन या किसी एक कल्ट का, किसी एक रेस का प्रभाव नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। सबका इक्वल राइट है, सबके लिए डेमोक्रेसी इक्वल है। ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करता हो, बाकी ठीक है, प्लूरलिज्म, हार्मनी, रेस्पेक्ट और ये सब वैल्यू ठीक है। और फ्लोरिस्ट पीपल, उनको इंडिविजुअली ग्रो करने की क्षमता देता है, आइडिया, थॉट, ड्रीम, अपने अकॉर्डिंग आगे बढ़ने के राइट्स देता है। ये कंक्लूजन है इस टाइप का। अगर आप कंक्लूजन लिखना चाहो तो लिख लो, पॉज करके खुद पढ़ लेना, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, इसी तरह के कंक्लूजन लिखे जाते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट वैल्यू, दैट इज एम्पैथी। एम्पैथी जब हम पढ़ते हैं तो सिंपैथी और कंपैशन भी पढ़ते हैं। सिंपैथी का सिंपल सा मीनिंग होता है कि किसी के साथ कुछ हो गया, यू आर फीलिंग सॉरो, आपको कंसर्न है यार उसके साथ बहुत बुरा हुआ। एम्पैथी मतलब आप दूसरों को खुद की तरह इमेजिन कर पाओ, खुद को दूसरे के जूते में अपना पैर डाल के दिखा पाओ। और कंपैशन मतलब सिंपैथी फर्स्ट स्टेज है, एम्पैथी सेकंड स्टेज है, कंपैशन सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है। एम्पैथेटिक पर्सन, आपको लगा यार इसके साथ बहुत गलत हुआ, तो आपको उसको हेल्प करनी पड़ेगी, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंपैशन। इन टर्म्स का अगर आप मीनिंग देखना चाहो, सिंपैथी बाहर से आप दिखाते हो, फीलिंग सॉरो फॉर किसी के मिसफॉर्चून। एंड द सेकंड हैंड एम्पैथी मतलब पुटिंग योर सेल्फ देयर, आप खुद को वहां रख के देख रहे हो, अफेक्टिव कंपोनेंट है। जहां हमने एटीट्यूड पढ़े थे वहां 3 कंपोनेंट पढ़े थे, उसमें से अफेक्टिव, बिहेवियरल और कॉग्निटिव कंपोनेंट था। तो एम्पैथी इज काइंड ऑफ अफेक्टिव कंपोनेंट।
यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग द सेम इमोशंस ऑफ अदर, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हो, कंपैशन में आप एक्टिव होते हो, प्रोएक्टिवली आप एक्ट करते हो, दैट इज बिहेवियरल कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट आपका बिहेवियरल कंपोनेंट में कन्वर्ट हो गया। तो दैट इज कंपैशन, फीलिंग सॉरो एंड केयर फॉर वंस मिसफॉर्चून, जब एक्टिव डिजायर आपके अंदर जाग जाती है दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की। साथ में दो रिलेटेड टर्म और हैं, एक होती है अपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट या इंथुजियाज्म। विद टाइम आपने देखा होगा जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते हैं, छोटे बच्चों में दूसरों के लिए कुछ करने की भावना ज़्यादा होती है, बड़े लोगों में बहुत कम होती है, और जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आता जाता है, रिच होते जाते हैं, और ज़्यादा कम होती जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको भी हम देखेंगे, कब कंपैशन एंड एम्पैथी अपैथी में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसी लेक्चर में हम देखेंगे। एक होता है इमोशनल कंटेजियन, कंटेजियन का मतलब होता है छूत, मतलब फैलना। एक बंदे के इमोशंस एंड बिहेवियर, आपके सामने कोई बंदा परेशान है और आपके मन में वही सिमिलर इमोशंस या बिहेवियर अगर ट्रिगर हो जाए तो उसको कहते हैं इमोशनल कंटेजियन। ये बेसिकली आपका एम्पैथी का एक टाइप है, ठीक है। एम्पैथी के दो टाइप होते हैं, अफेक्टिव एम्पैथी एंड दूसरा भी होता है, आपको याद करने की नीड नहीं है, लेकिन इमोशनल कंटेजियन को आप एम्पैथी के अंडर ही याद रख सकते हो। एम्पैथी पर आते हैं। एम्पैथी को अगर आप डिफाइन करने की कोशिश करो तो इट इज अ कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड और फील व्हाट अदर पर्सन आर एक्सपीरियंसिंग। आप उनको उन्हीं के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जज करोगे कि ये बंदा वहां बैठा है, अब ये कैसा फील कर रहा होगा, अगर मैं उसकी सिचुएशन में होता तो फिर मैं कैसे रिएक्ट करता, कैसे सोचता। इट इज़ अ कैपेसिटी टू प्लेस वन सेल्फ इन अदर्स पोजिशन, दूसरों की पोजिशन पर आप रखो। और जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है कार्ल रोजर्स, काफ़ी बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए, इन्होंने कहा कि काउंसलिंग टेक्निक का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। अगर आप या काउंसलर आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ सकता आपके शूज़ में जाके, तो एक अच्छा काउंसलर कभी नहीं हो सकता। तो काउंसलर को जो सबसे पहली चीज़ सिखाई जाती है वो एम्पैथी सिखाई जाती है। काउंसलर को, अच्छे काउंसलर वो होते हैं जो 80% टाइम चुप रहते हैं, 20% टाइम बोलते हैं, 80% टाइम समझते हैं चीज़ों को, राइट। साथ में एक जो, अगर आप सेक्स पॉइंट ऑफ व्यू पर देखो तो फीमेल का ऑब्वियसली इमोशनल एंड एम्पैथेटिक क्वोशेंट काफ़ी हाई होता है। कैरोलिन टिसॉट ने ये कहा कि जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है, बढ़ते हैं, तो उनमें काफ़ी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने उनको इम्पैक्ट किया होता है एम्पैथी के डेवलपमेंट में। जैसे पेरेंटिंग स्टाइल उनकी कैसी हुई है, पेरेंट खुद एम्पैथेटिक है कि नहीं है, सोशल एक्सपीरियंसेस उनके आज तक के क्या रहे, ये सारी चीज़ें। और एम्पैथी एक फॉर्म ऑफ कंपैशन है, एम्पैथी पहले आती है फिर कंपैशन आता है, तो एम्पैथी प्री रिक्विसाइड है फॉर कंपैशन। अब एम्पैथी आप एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे लाओगे, तो इसके लिए कुछ जनरल लॉज हैं और कुछ रेड्डी ने अपने एक रिसर्च पेपर में लिखे थे, लेवल ऑफ एम्पैथेटिक सिचुएशन। तो दोनों सिमिलर ही है, आपको जो याद रह जाए एग्जाम में वो लिख देना, इनको मिक्स करके मर्ज करके भी लिख सकते हो। सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, आपके अंदर खुद को मैनेज करने की और दूसरों को मैनेज करने की, समझने की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। EI जब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे तो वहाँ इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके अंदर दूसरों को सुनने की स्किल्स होनी चाहिए, जैसे कि हमने कहा 80% टाइम आप दूसरों को सुनो, 20% टाइम आप ज्ञान दो, देन यू आर अ गुड लिसनर, और तभी आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, आप अच्छे एम्पैथेटिक सिविल सर्वेंट बन सकते हो। कई बार क्या होता है, आपको बॉडी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करनी होती है, या फिर अनएक्सप्रेस्ड या पुअरली एक्सप्रेस्ड थिंग्स आपको रिकॉग्नाइज करनी होती है। सपोज आप एक मेल हो एंड आपके सामने एक फीमेल आती है, ठीक है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है, लेकिन वो फीमेल होने की वजह से अपनी प्रॉब्लम आपको नहीं बता पा रही है, तो आप उसको कुरेद के पूछोगे नहीं कि क्या हो गया, डिटेल में बताओ, ऐसा वैसा नहीं। आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या फिर पुअरली एक्सप्रेस कर रहे हैं, उन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। ये आपके इमोशनल इंटेलिजेंस का भी एक पार्ट है। आपको सिग्नल्स तब पिकअप करने हैं जब लोग कंफर्टेबल नहीं है, ठीक। तो रेड्डी की टर्म्स में अगर हम समझें, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग अनस्पोकन कंटेंट, ये 3 पॉइंट रेड्डी ने यहीं दे दिए, ठीक है। कंसर्न्स फॉर अदर्स, ये दूसरा लेवल है, पहले आप समझोगे उसके बाद कंसर्न दिखाओगे। उसके बाद जो एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस्ड कंटेंट है, जो बताया नहीं गया, उनके बियॉन्ड भी आप सोचोगे, फिर रोल मॉडल की तरह आप काम करोगे और ये चीज़ करोगे, ठीक है। आप इसमें से ये 2 चीज़ें एग्जाम के लिए छोड़ सकते हो, ये 3 पॉइंट और ये 3 पॉइंट आप याद रख सकते हो। लिसनिंग स्किल ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, तो वो यहां पर आई गई। अब आते हैं कंपैशन पर। एम्पैथी मतलब हमने ये फील किया कि दूसरे किस प्रॉब्लम में है। कंपैशन मतलब एक्टिव डिजायर टू एलिवेट देयर सफरिंग,
ये ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो करती है एम्पैथी से। एक्ट ऑफ कंपैशन इज डिफाइंड बाय हेल्पफुलनेस। अगर हेल्पफुलनेस नहीं है तो फिर कंपैशन नहीं है। अगर हम लैटिन टर्म में समझें तो इसका मतलब होता है को सफरिंग, कि चलो साथ में बैठ के हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कोई बंदा दूसरे की हेल्प इसलिए करता है क्योंकि वो करना चाहता है। वन हेल्प्स अदर्स बिकॉज ही वॉन्ट्स टू, नॉट बिकॉज ही हैज टू। मजबूरी में नहीं करता है, इस वजह से करता है क्योंकि उसे करनी है और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है इन रिटर्न। तो ये होता है कंपैशन। सेंस ऑफ कंसर्न है जब आप देखते हो कि कोई दूसरा नीड में है या पेन में है और आपको प्रोएक्टिव एक्शंस लेने पर कंपैशन मजबूर करता है, जिससे कि आपका वेलफेयर या मार्जिनलाइज्ड सेक्शन का भला हो सके। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंपैशन को इन्फ्लुएंस करती हैं। कुछ पॉजिटिव चीज़ों की हम बात करेंगे, कुछ नेगेटिव चीज़ों की बात करेंगे, एंड फिर उसकी वजह से क्या इश्यूज आते हैं उसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, कंपैशन बढ़ाना हो। अगर आप ये नाम याद रखना चाहो तो वेल एंड गुड, नहीं याद रखना चाहो तो कोई बात नहीं। ये सब नाम जैसे एस्से में और ये न्यूज़पेपर्स में कई बार इनकी बातें होती रहती है, इस वजह से मैंने नाम लिख दिया। साइकोलॉजिस्ट पॉल गिलबर्ट, इन्होंने कहा लाइकेबिलिटी। अगर आप किसी को लाइक करते हो तो उसके लिए आपके कंपैशन हाई होंगे। कॉम्पिटेंस, आप देखोगे कि सामने वाले बंदे के लिए कितना करना चाहिए, उसके लिए आप कंपैशन शो करोगे। अगर इनकॉम्पिटेंट बंदा है तो उसके लिए आप कॉम्पिटेंस शो नहीं करोगे। डिजर्वडनेस, अगर कोई बंदा डिजर्व नहीं करता तो उसके लिए कोई कंपैशन नहीं। इस बार इस तरह के काफ़ी सारे फैक्टर्स पॉल गिलबर्ट ने दिए, तो आप खुद भी सोच सकते हो बाकी क्या क्या फैक्टर होंगे, इसीलिए मैंने ईटीसी लिख दिया। बहुत सारे फैक्टर्स थे। कंपैशन फेड कब होता है? पॉल स्लोविक, इनकी भी काफ़ी सारे, आपने अगर ध्यान से न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो इनका भी काफ़ी बार नाम पढ़ा होगा। पॉल स्लोविक ये कहते हैं कंपैशन फेड होता है विद टाइम। जैसे बेस्ट एग्जांपल इसका आप डॉक्टर्स में देखते हो। बहुत से लोग डॉक्टरी का पेशा इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि उन्हें ह्यूमन की सेवा करनी होती है। बहुत से लोग सिविल सर्विसेज इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि उन्हें सोशल सर्विस करनी होती है। लेकिन जब वो सर्विसेज में आते हैं या फिर अब डॉक्टरी कई साल कर ली तो फिर उनका जो प्रोफेशन है, वे ऑफ एक्टिंग एंड रिएक्टिंग काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। उसका रीज़न होता है कंपैशन फेड। इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन इन कंपैशन एज द नंबर ऑफ पीपल इन नीड ऑफ एड इंक्रीज। जिनको हेल्प की नीड है, ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हो, आपने एक बार किसी की हेल्प कर दी, 2 बार हेल्प कर दी, कितनी बार हेल्प करोगे? तो उसकी वजह से क्या होगा, जब आप कंपैशनेट ज़्यादा होते हो आपके अंदर आता है कंपैशन फटीग। आपने एक बंदे को देखा, आपने प्रोएक्टिवली एक्शन लेके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, 2 को देखा, 3 को देखा, जब आपने 1000 को देखा, अब आप 20 साल 30 साल आप एडमिनिस्ट्रेशन में हो या डॉक्टरी में हो तो आपने ये चीज़ इग्नोर कर दी, तो अल्टीमेटली आपके अंदर आती है कंपैशन फेड। ठीक, तो सबसे पहले आता है, अगर आप स्टेजेस देखो, एम्पैथी आएगी, एम्पैथी के बाद आएगा कंपैशन फटीग या स्ट्रेस, उसके बाद होगा कंपैशन फेड। राइट, एम्पैथी के बाद आता है आपका कंपैशन, इसके बाद आप ये ले सकते हो। राइट, तो इस तरह से चीजें चला करती हैं। तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद हम देखते हैं रिलीजन में कंपैशन को कैसे देखा गया। कंपैशन को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्च्यूज इन ऑल मेजर रिलीजन्स इस तरह से कंसीडर किया गया। चाहे आप किसी भी रिलीजन की वर्ल्ड में बात करो, हम इंडिया में जो मेजर रिलीजन्स हैं, बोधिसत्वा में अवलोकितेश्वरा या पद्मपानी, ये बुद्धा ही है, बुद्धा ऑफ कंपैशन। एक कंपैशन या करुणा आपने टर्म सुनी होगी, बुद्धिज्म में भी है, जैनिज्म में भी है, हिंदुइज्म में भी है, इस्लाम में भी है, क्रिश्चियनिटी सब में है। अहिंसा और नॉन वायलेंस, जैनिज्म में तो इतनी ज़्यादा अहिंसा है कि वो लोग कहते हैं कि हम शहद नहीं खाएंगे, हम खेती नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरों का है, खेती करेंगे तो कुछ छोटे इंसेक्ट्स मर जाएंगे, तो हम खेती भी नहीं करेंगे। दिगंबर और श्वेतांबर वाली अगर आपको फिलॉसफी याद हो तो ये वही है। ठीक, तो रिलीजन्स में तो काफ़ी ठीक है, बट एडमिनिस्ट्रेशन में कंपैशन क्या रोल प्ले करता है, हम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बात कर रहे हैं ना। तो एक कंपैशनेट सिविल सर्वेंट क्या करता है, अगेन जो हमने एम्पैथी में बात की थी, 5 स्टेजेस ऑफ एम्पैथी, वही कहीं ना कहीं यहाँ भी आती हैं। सबसे पहले हम नीड समझते हैं, फिर हम रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर हम जेस्चर्स एंड टच, हम किसी को हाथ पकड़ के कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, किसी के पीठ पर हाथ रख दे हम एक बार कि ठीक है मैं देखता हूँ। आप जेस्चर, फेशियल जेस्चर से आप कह दो हाँ ठीक है कोई बात नहीं मैं कर लूँगा, तो वहाँ भी आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, आप सर्विस डिलीवरी में क्विक हो जाते हो। साथ में एक्टिवली सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जब तक आप इन्फॉर्मेशन नहीं लोगे और आप उनमें रिस्पॉन्ड नहीं करोगे और फीडबैक नहीं लोगे, तब तक आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते। सो दिस वॉज ऑल फॉर GS4 यूनिट 3
और इस कोर्स के लिए आप विजिट कर सकते हो synopsisis.in एंड फॉर मोर एजुकेशन रिवॉल्यूशन यू कैन विजिट redefinedu, दैट इज redefineeducation.com। यहाँ पर काफ़ी सारे कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।